नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। वीर बाल दिवस पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल ने साहिबजादों को अर्पित की श्रद्धांजलि। नानकपत्ता में मुख्यमंत्री ने साहिबजादों के बलिदान को बताया विश्व इतिहास का अनोखा अध्याय। प्रदेश में 29 दिसंबर से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन। खेल मंत्री ने कहा 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को मिलेगा तैयारी का अवसर। खाद्य मंत्री ने देहरादून स्थित फूड ग्रेन एटीएम का किया निरीक्षण। कहा नई तकनीक से स्थानीय लोगों के साथ ही राशन डीलरों को मिल रही सुविधा। और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत अल्मोड़ा में महिलाओं को समूहों में दिया जा रहा आजीविका संवर्धन प्रशिक्षण। पीरूल से उत्पाद निर्माण के सिखाए जा रहे गुर। और अब समाचार विस्तार से। वीर बाल दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि आज वीर साहिबजादों के त्याग, बलिदान, वीरता और साहस की महान पराकाष्ठा को याद करने का दिन है, जिन्होंने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राज्यपाल ने गुरु गोविंद सिंह जी के महान बलिदानी साहिबजादे पुत्रों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे वीर योद्धाओं की शहादत को चिरस्थायी बनाने का महान काम किया है। उन्होंने कहा कि ये क्षण भारत के महान इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। ये आज जो हम सबको अवसर मिला है, जो पूरे राष्ट्र ने, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 जनवरी 2022 को जो घोषणा की कि हर साल हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएंगे। आज का दिन सचमुच में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1705 के अंदर में जो साहिबजादों ने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, जन के लिए, धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट जो अपने प्राणों की आहुति दी, जो एक उदाहरण सेट किया, इतने सालों के बाद में आज हमने ये दिन नियुक्त किया है कि हम सब भारतीय उस शहादत को, उस बलिदान को नहीं भूलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के नानकमत्ता स्थित एक विद्यालय में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि गुरु साहब के चारों शहजादों का बलिदान भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इतिहास का अनोखा अध्याय है। मैं सर्वप्रथम 10वें गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की महान शहादत को, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तमाम प्रकार के अत्याचारों को सहन करना स्वीकार किया, अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, दीवार में चिना जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार करना स्वीकार नहीं किया। प्रदेश में आगामी 29 दिसंबर से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। मीडिया से बात करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि न्याय पंचायत स्तर से शुरू हुआ ये खेल महाकुंभ ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर से होते हुए अब राज्य स्तर पर आयोजित होने जा रहा है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं।
जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें लगभग 8000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राजकीय स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित रूप से यह संख्या जो मैं कहूंगी कि 2021 में 2,25,000 बालक बालिकाओं ने जो है पूरे न्याय पंचायत से लेकर राजकीय स्तर पर जो है टोटल संख्या खिलाड़ियों की उस समय इतनी थी 2,25,000, जो कि बहुत गर्व के साथ कहा जा सकता है कि लगातार सरकारों के प्रयासों से, धामी जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया कि आज वो संख्या जो है, जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है, वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। और राष्ट्रीय स्तर पे जो है 8,000 के करीब हमारे खिलाड़ी जो है उसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। इसमें कई सारे पारंपरिक खेल भी होंगे, खेल मलखम्ब भी होगा, और जो हमारे पौराणिक खेल है मुर्गा झपट, वहाँ भी जो है प्रदर्शन प्रतियोगिता के रूप में हम लोगों को देखने का अवसर मिलेगा। श्रीमती आर्या ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करें। हमारी ये कोशिश है कि बच्चे उसमें जो है अपने अंदर जो छिपा हुआ खिलाड़ी है या अपने अंदर जो खेल के प्रति उनके अंदर जो इंटरेस्ट है उसको अवसर हम लोग प्रदान कर सके, और उन अवसरों को बनाते हुए वो चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो नेशनल स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो उस फलक पे छाए और उत्तराखंड का नाम रोशन करे। इस दिशा में जो है खेल महाकुंभ का आयोजन जो है वो हो रहा है, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत सुनहरा अवसर है बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, ताकि जो है आने वाले राष्ट्रीय खेल जब हमारे 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2024 में होगा तो इन बच्चों के लिए और भी अच्छा अवसर उस समय के लिए बहुत अच्छी तरीके से और परिष्कृत हो चुके हैं। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित फूड ग्रेन एटीएम का निरीक्षण किया। खाद्य मंत्री ने इसके साथ ही राशन डीलर के साथ वार्ता कर तकनीकी दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने खुशी जताई कि फूड ग्रेन एटीएम से राशन डीलरों के साथ ही राशन लेने आ रहे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। खाद्य मंत्री ने कहा कि फूड ग्रेन एटीएम योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के लोगों को एटीएम से अनाज प्राप्त कराया जाना है, ताकि दुकानों पर राशन लेने के लिए लंबी कतारों का सामना न करना पड़े। यह मंतव्य जो भारत सरकार ने दिया और मंत्र की 1 नेशन 1 राशन कार्ड यहाँ फलित होते हुए देख रहे हैं। समय की बचत है, क्वांटिटी सही मिलने की सुनिश्चितता है, क्वालिटी की भी सुनिश्चितता है। तो मैं समझती हूँ कि फूड ग्रेन एटीएम मशीन जो यहाँ हमने देखी है, निश्चित रूप से इसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता है, और यह राशन डीलर के लिए भी बहुत सुविधापरक हो गई है। बहुत जल्द हम लोग जो है इसका WFP के साथ में मिलकर इसका विस्तार जो है करेंगे, ताकि अधिक से अधिक समय की बचत भी हो, क्वालिटी से भी समझौता ना हो और क्वांटिटी से भी समझौता हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा द्वारा इन दिनों दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिलाओं को आजीविका संवर्धन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को चीड़ की पत्तियों यानी पिरूल से टोकरी, डोरमैट, सजावटी सामान और टोपी जैसी कई प्रकार की चीजें बनाने के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि वो अपनी आर्थिकी को मजबूती प्रदान कर सकें। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अल्मोड़ा के नोडल अधिकारी मनोज कर्नाटक ने बताया कि योजना के तहत महिला समूह का गठन कर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और उत्पाद बनाए जा रहे हैं, ताकि महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के साथ ही पर्यटकों को स्थानीय उत्पाद उपलब्ध हो सकें।
शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा में समूह का गठन किया गया है और ये समूह विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करके अपना आजीविका संवर्धन कर रहे हैं। और इन समूह में एक विशेष प्रकार का जो आजीविका का कार्य समूह के द्वारा किया जा रहा है वह यह है कि यहाँ स्थानीय एक प्रजाति का चीड़ होता है और उसकी पत्तियाँ सुईनुमा होती हैं और उस सुईनुमा चीड़ की पत्तियों से महिलाएं जो हैं बिनाई करके विभिन्न तरह के उत्पाद बना रहे हैं। इसमें सजावटी सामान और घरेलू सामान और अन्य प्रकार की सामग्री उनके द्वारा तैयार की जा रही है। प्रशिक्षक पुष्पा दुर्गापाल ने बताया कि योजना के अंतर्गत पिरूल का संकलन कर उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। अंत्योदय योजना, जिसके तहत हम कुछ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने सबसे पहला जो कदम उठाया है वो हमने ये पिरूल को लेकर उठाया है, जो कि आजकल अगर देखा जाए तो जंगलों में आग का कारण बन रहा है। तो हमने सोचा कि हम इसको संकलन करके कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और उसके लिए नगरपालिका से ही एक ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बहुत सी महिलाएं आती हैं और महिलाओं ने सीख भी लिया है। टिहरी में जनपद स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन विधायक किशोर उपाध्याय द्वारा किया गया। जनपद स्तरीय युवा महोत्सव में सभी विकासखंड स्तर के विजेता प्रतिभागी लोकगीत, लोक नृत्य और एकांकी विधा में भाग ले रहे हैं। इस दौरान विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि युवा महोत्सव ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, विवेकानंद जी भारत के गौरव हैं, भारत की पहचान है। उनके नाम पर जो युवा महोत्सव हो रहा है, गांव से ठेठ ग्रामीण क्षेत्र से हमारे बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक जो है वो पहचान मिले, उसकी कोशिश कर रही है। और यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से, ब्लॉक से, जनपद से उनका चयन करके फिर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनको मंच प्रदान करने का काम करिए। यहाँ युवा कल्याण अधिकारी पंकज तिवारी ने बताया कि इस महोत्सव में अलग अलग प्रतियोगिताओं में 27 टीमों के 600 युवा सम्मिलित हो रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को अगले वर्ष राज्य स्तर पर कर्नाटक में होने वाले युवा महोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। युवा महोत्सव हमारा आयोजन हो रहा है। इसमें 9 विकासखंडों की सभी विकासखंडों की टीमें आई है, जिसमें लोक नृत्य, लोकगीत और एकांकी में प्रतिभा करेंगे। और उसके बाद जनवरी प्रथम सप्ताह में नव वर्ष में ये लोग राज्य में जाएंगे, जहाँ पे ये इसी विधा में लोक नृत्य, लोकगीत और एकांकी में वहाँ अपना जलवा दिखाएंगे। और वहाँ से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको राज्य स्तर से भी नेशनल स्तर पर जाएंगे। कर्नाटक के धारवाड़ में इस बार नेशनल स्तर पर हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये सही प्रतिभागी जो आ रखे हैं ये राज्य स्तर, उसके बाद आपके राष्ट्रीय स्तर के लिए कॉम्पिटिशन करने आपस। देश भर के साथ ही प्रदेश में भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीते रोज आयोजित कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय में कुलपति सचिवालय और सुशासन उत्प्रेरण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कार्यप्रणाली में गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में सुशासन उत्प्रेरण केंद्र और कुलपति सचिवालय आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम लाएंगे। आज हमने एक ई गवर्नेंस का एक हमने ऑफिस सेटअप किया है यहाँ पर। और उसमें जो हमारे जो दोनों एक हमारे पहलू हैं, जिसमें कि हमारा एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का है और एक दूसरा अकाउंट्स का है, ये उसके साथ में जुड़ेंगे। और पूरे जो हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी को अपनाते हुए, मैंने बात कही है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, इसको अपनाते हुए हम आगे पूरा जो भी ई ऑफिस, ई गवर्नेंस के तहत ही हम काम करेंगे। निदेशक प्रशासन और अनुश्रवण आशीष भटगई ने कहा कि सुशासन उत्प्रेरण केंद्र खुलने का मुख्य उद्देश्य कार्य में पारदर्शिता लाना और समय सीमा के भीतर कार्य संपन्न करना है। यूनिवर्सिटी में आज एक तो कुलपति के सचिवालय का और एक गुड गवर्नेंस सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी हम लोग इंड्यूस करें
और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें। और हर स्टेज पे जब ट्रांसपेरेंसी इंड्यूस होगी तो हम जो बात करते हैं वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसकी दिशा में काम हो पाएगा और सुशासन का काम हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर ये प्लानिंग किया गया है, मतलब जो हमारा CGG बनेगा, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, कि वो हर स्टेज में अपने टारगेट फिक्स करेगा। ऑफिस के रूप में कार्य करना है। जैसे इस बार की जो थीम है गुड गवर्नेंस डे की, वो है गुड गवर्नेंस विद गवर्नेंस। गवर्नेंस की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग कार्य करेंगे। राज्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम कैलाश मानसरोवर यात्रा समेत आदि कैलाश यात्रा को अब चारधाम यात्रा की तर्ज पर कराने जा रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जानकारी दी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा यात्रा की सभी तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है। साथ ही केंद्र सरकार हर प्रकार से मदद के लिए मौजूद है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा थी, वो अगली बार से प्रारंभ होने की पूरी आशा है। इसकी तैयारी भी जैसे होती है सरकार की तरफ से हो रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम इसको अच्छी तरह से देख रहा है। साथ में सरकार ने जो एक टीम भेजी थी कुमाऊं मंडल विकास निगम, उसको अच्छी तरह से टीम को वहां भेजा भी है। उस पर क्या क्या होना है आगे के लिए वो नोट्स भी तैयार कर रहा है। कैसे हम इसको विकसित करें, कैसे वहां के पर्यटकों को बेहतर सुविधा दे पाएं, चाहे नाभी ढांग में है, गुंजी में है, या जो भी रूट उसमें पड़ते हैं, लिपू लेक में है, कहां कहां पर कैसी सुविधाएं हम अपने यात्रियों को दे पाएंगे। अगर हम अपनी गाड़ियों से भी जा रहे हैं तब भी वहां पर सुविधा की आवश्यकता पड़ती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के MD विनीत तोमर ने बताया कि हर साल कुमाऊं में लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, जिन्हें कैलाश मानसरोवर यात्रा और आदि कैलाश समेत अन्य धार्मिक स्थलों से जोड़ने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है, ताकि यात्री दूसरे स्थलों का भ्रमण भी कर सकें। इस वर्ष आगामी वर्ष के लिए हम जो योजना बना रहे हैं उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यात्री पिछली बार से और भी ज्यादा बढ़ेंगे। लक्ष्य हमारा 1500 से ऊपर का रहेगा, लेकिन किसी भी सूरत में उसको 1000 से कम लेके जाने नहीं दिया जाएगा। और दूसरा यह है कि जिस तरह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चलती है, तो कुमाऊं की दृष्टि से भी हम चाहते हैं आदि कैलाश यात्रा और जो हमारी अन्य मंदिरों हैं उन यात्राओं को लेकर आगे बढ़ा जाए। और आदि कैलाश यात्रा में हमने आर्किटेक्ट को भेज के सर्वे भी कराए हैं, काफी फीजिबिलिटी स्टडी भी हम लोग करा रहे हैं। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।